वेलकम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सिमरन मतलानी और ये है वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये इस चैप्टर का हमारा दूसरा वीडियो है कि दूसरा लेक्चर है कि पहला लेक्चर आप लोग जाकर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हमने चैप्टर में अब तक इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा, कितने मेंबर्स हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे निकाला जाता है, ये भी देख लिया और उनका काम क्या है, उनके फंक्शंस क्या है, वो हमने कर लिया। अब इस वीडियो में हम एक्चुअली देखेंगे कि इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, कि आखिर चुनाव की प्रक्रिया क्या है। आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये एक टेबल दी गई है, आपके लिए ये एक चार्ट बनाया गया है, एक फ्लो चार्ट, एक एक स्टेप का सिर्फ नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है। इसको इन डिटेल एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो एक बार मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको इस पूरी प्रक्रिया का, चुनाव की इस पूरी प्रक्रिया का एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी जो आपको एग्जाम के लिए याद रहे। फिर हम अगले वीडियो में आपके जो टेक्स्ट बुक में आगे ये रिस्ट्रक्चरिंग, कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिए गए हैं एंड लास्ट में जो क्वेश्चन है वो सब हम अगले वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ, समझते हैं स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन की प्रक्रिया को, उपचुनाव की प्रक्रिया को। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? एस्टेब्लिशिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पे मेरी स्पेलिंग एरर हुई है, कोई बात नहीं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को स्टैब्लिश करना हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश कैसे होती है कि, और कॉन्स्टिट्यूएंसी होती क्या है कि, देखिए, जब हम इंडिया जैसे किसी देश की बात करते हैं तो इंडिया बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मैं बड़े से मतलब है, मैं जियोग्राफिकली बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बड़ी जमीन है कि हमारी करीबन 7,000 प्लस किलोमीटर की तो सिर्फ कोस्ट लाइन है। सिर्फ ये समंदर से जुड़ी जो सीमा है ना, वही हमारी करीबन 7,500 है कि, और फिर आप ये बीच में तो हमारी पूरी लैंड मास को आप छोड़ ही दो, बहुत बड़ा देश है। बहुत जमीनें हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, हर तरीके का लैंडस्केप है यहाँ पे। अब इतने बड़े देश में अगर आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव करवाना है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जितनी बड़ी जमीन उतने ज्यादा लोग, उतने ज्यादा लोगों को मैनेज करना और फिर ये चूज करना कि इतने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा कौन। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टैब्लिश किया जाता है, जो करती है इलेक्शन कमीशन के अंदर एक और ऑफिस होती है या एक और कमीशन होती है, डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन की एक कमेटी जिसका नाम है डीलिमिटेशन कमीशन, उसका काम होता है पूरे देश के नक्शे को उठाकर उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट करना। जैसे हमारे स्टेट के अंदर 28, हमारे देश के अंदर 28 या 29 स्टेट्स थे, उनको उनको रिकार्व करना। हर एक स्टेट में से आप एक और छोटा, उसमें से आप एक लैंड मास बनाओ, एक और बाउंड्री तैयार करो और उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाओ। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होगा कि वहां से एक पर्सन इलेक्ट किया जाएगा। कई सारे कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टीज के जो होंगे वो चुनाव लड़ेंगे और कोई एक होगा जो रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो यहाँ पे जैसे इस मैप में हमें देख रहा है ना, कि यहाँ पे ये जो पूरा ब्लू में आपको दिख रहा है कि पार्ट है, ये हमारा महाराष्ट्र का पूरा स्टेट है कि, और स्टेट के अंदर आप देखो, यहाँ पे आपको दिखेगा अंदर और भी ब्लैक बॉर्डर्स बनाए गए हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे जो बॉर्डर्स आपको दिख रहे हैं, ये क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप है कि यहाँ पे जितने भी आपको ये बॉर्डर्स बने हुए दिख रहे हैं, ये सब अंदर जो बने हुए हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री है कि, जैसे ये पूरी हमारी देश की बाउंड्री है ना बाहर की, ये वैसे ही अंदर जो आपको दिख रही है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री है कि, इससे होता क्या है कि हम, अब ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई की जाती है, मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ। एक तो रीजन हो गया कि जब आप एक बहुत बड़े देश में से छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाओगे, तो आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग जो होंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले, सिर्फ वही लोग वोट करेंगे अपने एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए। अगर आप अदरवाइज इलेक्शन करने जाओ कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करने वाला एक इंसान हमें चुनना है कि, तो वो तो अलग बात हो गई। बट आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक स्मॉलर लेवल पे, एक स्मॉलर स्केल पे एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना पड़ेगा जो आपको अलग अलग लेवल्स पे रिप्रेजेंट करे। अब हमारी गवर्नमेंट के भी तो अलग अलग लेवल्स हैं। हमारी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है, हमारी लोकल स्तर पे, फिर हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। और हम लोग एज अ सिटीजन तीनों लेवल्स पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और तीनों लेवल पे तीन अलग अलग लोगों को चुनते हैं कि, इससे क्या होता है कि हमारी लोकल समस्याओं के लिए हम एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं जो हमारी समस्याओं को, हमारे वेलफेयर के लिए काम करता है, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए काम करता है।
फिर हम एक स्टेट में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ कॉन्स्टिट्यूएंसी हमें रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्टेट के लिए एक अलग पर्सन चूज करते हैं और पूरे देश में हमें रिप्रेजेंट करने के लिए अलग रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिकली एक फिक्स्ड एरिया जहां से लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से। क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पे मिलियंस में वोटर्स हैं के, करोड़ों में आबादी है और अरबों में हमारे वोटर्स हैं के। 100+ करोड़ की तो हमारी आबादी हो चुकी है, आई थिंक 130 समथिंग करोड़ के है। सो इतने इतने बड़े देश में कितने सारे वोटर्स होंगे, कितने सारे लोग होंगे जो 18 और उससे बड़े होंगे। तो इलेक्शंस को मैनेज करना आसान हो, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया जाता है। देश को डिवाइड किया जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे देश को डिवाइड करके स्टेट्स बनाए जाते हैं, वैसे ही स्टेट को भी और डिवाइड करके छोटे टुकड़ों में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है कि एंड ईच एरिया गेट्स इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव। हर एरिया से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। जैसा मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके रूल्स बनाती है और यूजुअली डिलिमिटेशन कमीशन होती है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को तैयार करती है कि इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 क्या है कि वोटर्स लिस्ट फाइनलाइज करना। वोटर्स लिस्ट क्या होती है? वोटर्स लिस्ट को हम लोग इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं कि जितने भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मान लो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई। कल्याण कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं कि एलिजिबल मतलब वो लोग जो 18 या उससे बड़े हैं, जितने भी वो लोग इस वक्त है, जिंदा है, देश के नागरिक हो। दो चीजें, या तो आप देश के नागरिक हो और आप 18 से बड़े हो, तो आप एक एलिजिबल वोटर हो। कई बार एक इलेक्शन मान लो 2021 में हुई, दूसरी होगी 2026 में होगी, 5 साल के बाद मान लो। 21 से 26 के बीच में 5 सालों में कोई होंगे नागरिक जो देश छोड़ के चले गए, जिन्होंने अपनी नागरिकता को त्याग दिया, अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया, या किसी की डेथ हो गई, या कुछ लोग हैं जो इन 5 सालों में कई लोग होंगे जो 18 साल के हुए होंगे। तो हर बार इलेक्शन से पहले ये वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है ताकि सिर्फ एलिजिबल लोगों का नाम ही इस लिस्ट में शामिल हो और सिर्फ एलिजिबल सिटीजन्स ही वोट करने आए। इस लिस्ट को तैयार करने के लिए कमीशन क्या क्या करती है कि वो डोर टू डोर लोगों के पास जाते हैं। इलेक्शन से पहले आपके घर पे लोग आएंगे, आपसे पूछेंगे क्या कोई 18 साल या उससे बड़ा है, क्या आपने वोटर आईडी के लिए रजिस्टर किया है, नहीं किया तो आपके बिहाफ पे रजिस्टर भी करेंगे। फिर अगर आप, दूसरा तरीका क्या है कि जब आप 18 साल के हो जाते हो तो अब आप खुद ऑनलाइन जा करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो वोटर आईडी कार्ड के लिए। उसके बाद जब भी आपके स्टेट में, आपके देश में इलेक्शन होगी, आप वोट करने जा सकते हो, आपका नाम वोटर्स लिस्ट में होगा। एक फाइनल लिस्ट जारी की जाती है इलेक्शन से पहले और ये काफी पहले होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर लिस्ट में फिर भी कोई एरर हो तो आप उस एरर को चेक करके करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी आप अगर कभी वोटिंग के लिए जाओगे ना, तो ऐसे आपको मिलेगा कि वोटिंग बूथ में एक पर्सन रहेगा जिसके पास ये लिस्ट होगी के, और आप एज अ वोटर अपना ये आईडी कार्ड लेके जाते हो। वोटर आईडी कार्ड कहते हैं इसको, वोटर आईडी। आपको अपना वोटर आईडी दिखाना पड़ेगा। जो आपका पर्सन बूथ पे जो काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे, जिनकी ड्यूटी आती है इलेक्शन की, वो लिस्ट में देखते हैं नाम आपका और उस हिसाब से आपको वोट करने की परमिशन मिलती है। फिर जाके आप वोट करते हैं कि तो ऐसी एक बहुत मोटी सी लिस्ट होती है, पूरी किताब देख सकते हो आप यहाँ पे लिस्ट के तौर पे है, वो होती है कि वोटर आईडी, वोटर लिस्ट हमारी। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है इलेक्शन का? उसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट्स जो भी आपके उम्मीदवार हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी अपना उम्मीदवार चूज करती है और उस उम्मीदवार को एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना होता है कि वो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। नॉमिनेशन का मतलब है एक पर्सन, एक कैंडिडेट जो ऑफिशियल तौर पर इलेक्शन में खड़ा होता रहा है और इसके लिए वो एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर रहा है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के रिटर्निंग ऑफिसर को वो फॉर्म सबमिट करता है। वो फॉर्म सबमिट होने के बाद उस फॉर्म की स्क्रूटिनी होती है, मतलब चेकिंग होती है, और ये देखा जाता है कि क्या आपने जो डिटेल्स दी है वो करेक्ट है और लीगल है। अगर आपका कोई कुछ भी डेटा गलत निकलता है, कुछ भी हमें पता चलता है कि कैंडिडेट ने ये डेटा गलत दिया है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, वो हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, या उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोई बैकग्राउंड हमें निकलता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि
क्या क्या चीजें हैं। उसके अलावा अगर आप सिटीजन नहीं हो तो आपको फॉर श्योर 100% इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। क्यों? इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि या तो आप इंडिया के नागरिक हो सकते हो या किसी और देश के नागरिक हो सकते हो। आप एज अ पर्सन दो देशों के नागरिक नहीं हो सकते। इंडिया डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउ कर सकती। सो आपको कंप्लीटली इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने अपने जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। अगर आप अंडर एज हो, मतलब 25 साल से कम हो, लोकसभा या असेंबली इलेक्शंस के लिए। वोट करने के लिए तो आपको 18 साल का होना पड़ेगा। पर अगर आपको अपने स्टेट के या अपने सेंटर की, यानी लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन में खड़ा होना है तो आपको 25 साल का होना चाहिए। 18 का अगर आपको वोट करना है और 25 का अगर आपको इलेक्शन में खड़ा होना है तो। या फिर अगर आप किसी सीरियस क्राइम के, किसी संगीन जुर्म में कन्विक्टेड हो, आपके ऊपर कोई सीरियस इल्जाम लगे हुए हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे न्यूज आर्टिकल्स में से निकाल के दिया है। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था जब लोकसभा इलेक्शंस हुई थी कुछ साल पहले। उस वक्त राहुल गांधी ने कहाँ से ये अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा था? वयनाड से, केरला के वायनाड से। और वैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, करंट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने वाराणसी के ऑफिस में अपना ये जहाँ लिखा हुआ है ना, जिला निर्वाचन कार्यालय, इलेक्शन कमीशन की ऑफिस, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस थी वाराणसी में, वहां पे उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट किया था। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन, ये होता है हमारा स्टेप नंबर 3। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन वो वक्त होता है जो वोटिंग से पहले होता है, और वोटिंग होने से करीबन 2 दिन या 48 आवर्स पहले कैंपेन्स बंद हो जाते हैं। ये क्या होता है कैंपेन? ये होते हैं जो अलग अलग पार्टीज होती है ना, वो क्या करती हैं लोगों को बताने के लिए कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारी हम क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या प्रोमिसेस करते हैं, क्या प्लान्स हैं हमारे। वो सब प्लान्स, अपनी आइडिया, अपने वादे, जिसको हम उनका मैनिफेस्टो कहते हैं कि, या एजेंडा कहते हैं कि, वो हम वो इन इलेक्शन कैंपेन्स में पॉलिटिकल पार्टीज जो है प्रचार करती हैं। कैसे? रोड शो करती हैं, टीवी पे डिबेट्स होती हैं, कि न्यूज चैनल पे डिबेट्स होती हैं, बैनर लगाए जाते हैं, हमें सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो ज्यादातर क्या मास मीडिया का यूज होता है लोगों तक ये पहुंचाने के लिए, एक पार्टी का आइडिया क्या है, हमारा कैंडिडेट आपके लिए क्या करेगा, हम सरकार में आए तो हम आपके लिए क्या करेंगे, क्या सुधार लाएंगे, क्या डेवलपमेंट लाएंगे, ये सब बताना इलेक्शन कैंपेन के जरिए होता है। इलेक्शन कमीशन क्या कहती है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को, हर एक कैंडिडेट को इक्वल राइट है कि आप अपनी आइडियोलॉजी, अपने प्लान्स को लोगों तक पहुंचाओ, ताकि उनको पता हो कि उन्हें वोट करने से पहले पता होना चाहिए ना हमें कि हम किसको वोट करें। आपके सामने 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे? आप ये जानोगे ना कि तुम मेरे लिए करने क्या वाले हो के। अगर मैं आपको वोट दूं तो तुम मेरे लिए करोगे क्या? फिर तुम्हें लगेगा कि ये सही है, ये काम सही है। ये पार्टी कह रही है कि चलो हमारे यहाँ पे सड़कें बन जाएंगी, हॉस्पिटल्स फिक्स हो जाएंगी, तो हम इन्हें वोट देंगे ना। इस तरह से इलेक्शन कैंपेन किए जाते हैं। तो आपने कुछ एग्जांपल्स देखे होंगे। जैसे ये एक विजुअल है कि रियल इमेज नहीं है, वैसे ही कुछ रियल इमेजेस भी मैं लाई हूँ। एक एक पार्टी से भी है, दूसरे पार्टी के भी है। तो हर किसी को जैसे मैंने कहा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हक होता है इलेक्शन कैंपेन लड़ने का। इसी तरह हर एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कैंपेन करती है, लोगों तक रोड शोज के जरिए पहुंचती है। तो ये रोड शो है। इसके अलावा टीवी चैनल्स पे, न्यूज चैनल्स पर डिबेट्स की जाती हैं। कई बार कैंडिडेट्स आपस में टीवी चैनल पे डिबेट्स करते हैं, टीवी पर आकर के अपने आइडियाज शेयर करते हैं, सोशल मीडिया से शेयर करते हैं। ये काफी सिंपल स्टेप है। एक्चुअल वोटिंग। इलेक्शन कैंपेन जो है ना, वो वोटिंग शुरू होने से 2 दिन पहले खत्म कर दिया जाता है, 48 आवर्स पहले बंद किया जाता है। क्यों? ताकि लोगों तक जब एक बार पता चल जाए कि उन आपकी क्या आइडिया है, उसके बाद ये साइलेंस पीरियड लाया जाता है, ताकि बिना किसी इन्फ्लुएंस के, बिना किसी के प्रभाव के, वोटर्स 48 घंटों में, 48 आवर्स में सोच सकें कि उन्हें किनको वोट देना है, वो किसको वोट देना चाहते हो आप। आपको इसके लिए 2 दिन दिए जाते हैं वोटिंग शुरू होने से पहले।
वोटिंग शुरू होने के 2 दिन पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना इलेक्शन कैंपेन बंद करना होता है। कुछ भी नहीं, ना टीवी, ना सोशल मीडिया, ना रोड शो, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। इसको साइलेंस पीरियड कहते हैं कि ये सब चीजें जो है ना आपके टेक्स्ट बुक में इन डिटेल नहीं बताई गई हैं। बट क्योंकि अभी आप लोग बहुत जल्द 18 साल के होने वाले हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोटिंग कैसे होती है और इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि क्योंकि आपको बहुत आप लोगों पे डिपेंड करता है। जो आप अब 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप जाओ, वोट दो अपना और हमारे देश की डेमोक्रेसी को संभाल के रखो। वरना डेमोक्रेसी क्रम्बल करेगी। अगर लोग अपना प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे तो कैसे सरकार बनाई जाएगी। फिर एक्चुअल वोटिंग हमारा आखिर आता है वोट करने का दिन। रजिस्टर्ड वोटर्स पोलिंग बूथ पे जाते हैं, अपना वोट कास्ट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं कि वोटिंग टेक्स प्लेस एट अ पोलिंग बूथ। एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है। यूजुअली ये एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई अलग बिल्डिंग नहीं होती। यूजुअली स्कूल बिल्डिंग्स को या किसी और पब्लिक ऑफिस को यूज किया जाता है इसके लिए, जहां पर इलेक्शन कमीशन ये पोलिंग बूथ तैयार करती है कि तो यूजुअली आपके स्कूल्स में शायद होता होगा, वोटिंग हुई होंगी पिछले कुछ वक्त में। सो ओनली दोज हुज नेम्स आर इन द वोटर लिस्ट कैन वोट। सो अगर आपको पता चला है सॉरी अगर आपको पता है कि आने वाले कुछ समय में वोटिंग होने वाली है, इलेक्शन कमीशन जारी करती है कि इस तारीख को वोटिंग होगी और उससे पहले हम वोटर लिस्ट जारी करेंगे, तो आइए आप लोग अपना नाम शामिल कर लीजिए वोटर लिस्ट में। सो आपको इंश्योर करना है कि आपका नाम वोटर्स लिस्ट में हो। ये लिस्ट आप इलेक्शन से पहले चेक कर सकते हैं कि बाय द वे जिनका नाम होगा सिर्फ वही वोट कर सकते हैं कि अगर आप अपना वोटर आईडी नहीं बनाओगे और आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं होगा तो आप वोट करने नहीं जा सकते, चाहे आप 18 साल से बड़े कितने भी बड़े हो। अपना वैलिड आईडी कार्ड जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी आपको लेके आना चाहिए जब आप वोटिंग करने जाते हो तो। ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। पहले तो बूथ पे ये ऐसा मशीन नहीं हुआ करता था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। क्या कहते हैं, पेपर वोटिंग हुआ करती थी, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मेथड लाया गया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिस्ट रहती है। ये यहाँ पे नाम होता है पॉलिटिकल पार्टी का या कैंडिडेट का। उसका यहाँ पे आ गया, पे देखोगे चिन्ह बना हुआ होता है, साइन बॉल बना होता है। मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि साइन बॉल क्यों बनाया जाता है। जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता हो के वो भी वोट कर सकते हैं, साइन बॉल को पहचान के, चिन्ह को पहचान के। और उसके आगे यहाँ पर ये बटन दिया गया होता है, इस बटन को आप क्लिक करोगे ना तो आप उस पर्सन को वोट कर सकते हो। जो यूजुअली लास्ट हमारा ऑप्शन होता है ना, वो नोटा का होता है, नन ऑफ द अबव। यानी इनमें से किसी में से किसी को हम वोट नहीं देना चाहते, इसलिए लास्ट में हम नोटा नोटा पे वोट कर सकते हैं कि इनमें से किसी को भी मैं वर्थ ही नहीं समझती, किसी को भी लायक नहीं समझती वोट देने के, तो भी आप जाकर के नोटा का वोट डाल के आ सकते हो के। अगर आपको लगता है कि मुझे तो यार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आइडिया नहीं समझ में आता, कोई भी पार्टी काम की नहीं लगती, कोई भी लीडर काम का नहीं लगता, तो भी आप जाकर के वोट करके आ सकते हो नोटा पे। आप बता सकते हो कि मुझे आप लोगों में से कोई भी काम का नहीं लगता। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीन होती है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और ये है हमारा वोटिंग बूथ। यूजुअली जैसे आपका क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम सेटअप है कि जहाँ पे ऐसे टेबल पे एक कार्डबोर्ड क्यों रखा जाता है, प्राइवेसी के लिए, ताकि जब आप वोट कर रहे हो तो किसी और को पता ना हो, कोई भी आपको इंटरप्ट ना करे और आप सोच समझ के शांति से काम माइंड से वोट कर सको। प्राइवेसी के लिए और आपके पीस के लिए ये कंपार्टमेंट, वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाता है कि ऐसा। यूजुअली आपके क्लासरूम्स में ऐसे बनते हैं। जब भी वोटिंग होती होगी आपको शायद छुट्टी मिल जाती होगी उस दिन की, स्कूल में वोटिंग होने वाली है, स्कूल में लोग आकर के वोट देने जाएंगे, तो ये होता है कि वहां पे आप जब वोट देने जाओगे तब भी आप लोगों को भी ऐसे ही वोट देना है कि स्टेप 6, काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स। आखिर में क्या होता है, वोटिंग हो गई, सब हो गया, लोगों ने प्रचार कर लिया, पॉलिटिकल पार्टी ने प्रचार कर लिया, आपको सबकी पता चल गया, आप जाकर के वोट दे के आए, पार्टी को चुना या नोटा पे क्लिक किया। सब होने के बाद काउंटिंग होती है वोट्स की। पहले बैलेट बॉक्स हुआ करते थे, पेपर पे जाकर के आप टिक करके या नाम लिख के वोट करते थे, एक ड्रॉप बॉक्स में डाल के आते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है तो जल्दी काउंटिंग हो जाती है कि सो जितने जो भी वोट्स किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए, वो मशीन या बैलेट बॉक्स के जरिए उसको सिक्योरली लाया जाता है वोट्स को काउंट करने के लिए उनके काउंटिंग सेंटर पे। काउंटिंग इज डन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स।
इलेक्शन ऑफिसर्स के स्ट्रिक्ट निगरानी में ये काउंटिंग की जाती है कि और representatives of different candidate are allowed to be present during the counting to ensure fairness. So पॉलिटिकल पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव्स या कैंडिडेट जो खड़े हुए हैं वो अपने बिहाफ पे भेजते हैं किसी को, ताकि जब काउंटिंग हो तो वो वहां पर मौजूद हो, पता चले कि क्या काउंटिंग पूरी जायज तरीके से हुई है या नहीं, फिर विथ फुल फेयरनेस काउंटिंग हुई है या नहीं. So the result decides which candidate has received the majority of votes and will represent the constituency. So इस रिजल्ट से, काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट मिलती है उससे पता चलता है कि मेजोरिटी किसको मिली. तो मेजोरिटी क्या होती है? मान लो ये तीन लोग खड़े हुए इलेक्शन में, आपके तीन पॉलिटिकल पार्टी से और तीन लोग खड़े हुए हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कि, और मान लो 100 लोगों ने वोट किया, तो 100 लोगों में से इस पर्सन को 20 लोगों के वोट मिले, इस पर्सन को 30 लोगों के वोट मिले और इसको मिले 50 वोट. तो मेजोरिटी किसकी हुई? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले. तो ये आने वाले कुछ सालों तक इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे डिसाइड होती है. सो काउंटिंग से डिसाइड होगा कि कौन रिप्रेजेंट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी को, चाहे वो स्टेट में करे चाहे सेंटर पर करे, डिपेंडिंग ऑन द इलेक्शन. सो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. वंस काउंटिंग इज कंप्लीट, काउंटिंग कंप्लीट होने के बाद ऑफिशियली रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है कि दिस मार्क्स द एंड ऑफ इलेक्शन प्रोसेस. इसी के साथ इलेक्शन की प्रक्रिया खत्म होती है कि और एक नया टर्म शुरू होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए. ये टर्म यूजुअली डिसाइडेड होता है कितने सालों के लिए होगा. सो यूजुअली इंडिया में जो टर्म होता है वो यूजुअली 5 साल का होता है कि हर 5 साल बाद नया रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाता है. तो अब मान लो इस पर्सन को जिसको 50 वोट मिले, जिन्होंने मेजोरिटी जीती, वो अगले 5 साल तक रूल करेगा विदाउट एनी डिस्प्यूट. लेकिन कभी कभी डिस्प्यूट भी हो जाते हैं. यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया है, लोकसभा इलेक्शन की रिजल्ट आई थी तो मैंने आपको बताया ना लोकसभा में 543 सीट्स होती है कि जिनमें से ये जो यहाँ पे नाम दिए हैं ना ये अलायंस है, मतलब 3 या 4 या 5 पार्टी या 10 पार्टी ने मिलके अलायंस बनाया, एक दूसरे से एक साथ जुड़ के एक कोएलिशन बनाया के इसको कोएलिशन कहते हैं कि या अलायंस कहते हैं कि. सो यहाँ पे जो ये अलायंस था एनडीए अलायंस, जो कि इन पार्टीज का था, बीजेपी, टीडीपी, जेडीयू, इनको 543 में से 292 सीट्स मिली, और जो इंडिया अलायंस था उनको 232 मिली, और जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको 19 सीट्स मिली. तो इस हिसाब से मेजोरिटी किनको मिली? किसी एक पार्टी को नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी देखा जाए किसी एक पार्टी को तो किसी को 240 मिली है, किसी को 16 है, किसी को 12 सीट्स है, 99 सीट्स है. तो इस तरह तो किसी की भी मेजोरिटी नहीं बनती. पर जब आप इनको मिला दो, मिला कर आप बात करो तो 292 तो बन जाती है इनके. तो इस तरह से ये 3-4 पार्टीज मिला करके भी गवर्नमेंट बना सकती हैं कि. सो डिस्प्यूट की बात मैंने बताई थी. कई बार डिस्प्यूट क्या होता है, कभी पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना चीटिंग की गई थी, रिश्वतखोरी की गई थी, लोगों को पैसा खिलाया गया था या मशीन के साथ छेड़खानी की गई थी, कुछ ना कुछ पता चलता है कि कंप्लेन आई है. तो जब भी ऐसा कोई कंप्लेन आती है फ्रॉड की, इरेगुलरिटी की, रूल्स के वायलेशन की, जो भी इलेक्शन रूल्स है वो वायलेट हुए हैं अगर पता चलता है, तो इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन कमीशन या फिर कई बार ये मैटर्स हमारे ट्रिब्यूनल में, कोर्ट में भी जाते हैं, तो इन कंप्लेंट्स को रिव्यू किया जाता है, सबूतों की जांच पड़ताल की जाती है और हियरिंग रखी जाती है, कि सुनवाई की जाती है. और अगर पता चले कि कंप्लेन वैलिड है, जायज है, तो करेक्टिव मेजर सही करने के लिए क्या तरीके हैं, या तो हम रिजल्ट को कैंसिल कर देते हैं, उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दोबारा इलेक्शन करते हैं. इसको बाय इलेक्शन कहा जाता है कि जो कि अगेन इलेक्शन कमीशन की सुपरविजन के अंडर होती है, उनकी देखरेख में होती है कि. सो अगर पता चले कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ माल प्रैक्टिस हुई है, चीटिंग हुई है, रूल्स का वायलेशन हुआ है, तो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हो. उसके कंप्लेन पर सुनवाई होगी, सबूतों को देखकर फैसला होगा कि क्या कंप्लेन सही है या नहीं है. अगर नहीं है तो वो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बना रहेगा. पर अगर पता चलता है कि कंप्लेन है, सच में सही साबित हुई है और कोई ना कोई माल प्रैक्टिस हुई है, तो रिजल्ट को कैंसिल करके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी या जहां जहां पर भी जिस भी एरिया में उस चीटिंग को किया गया है, वो माल प्रैक्टिस हुई है, वहां पे री इलेक्शन या बाय इलेक्शन होती है कि. और उसके बाद फाइनल विनर को अनाउंस किया जाता है, ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है, जो कि लेजिटिमेटली, लीगली
नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव डिसाइड किए जाते हैं। सो इसी तरह पूरा हमारा प्रोसेस होता है इलेक्शन का। तो यही है आपके टेक्स्ट बुक में भी। पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टैब्लिश करो पूरे देश में से, ये एक छोटी छोटी बाउंड्रीज बनाओ, छोटे छोटे पार्ट्स बनाओ, देश के हर एक स्टेट के छोटे पार्ट्स बनाओ, वहां से आप इलेक्टिव रिप्रेजेंट करते हो के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हो। फिर आप वोटर लिस्ट तैयार करते हो कि जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं। फिर आप नॉमिनेशन फॉर्म फिल होते हैं, इलेक्शन कैंपेन्स लड़ते हैं, वोटिंग की जाती है, काउंटिंग होती है, रिजल्ट डिक्लेयर होती है, और फिर कोई भी डिस्प्यूट हो तो वो सॉल्व किया जाता है कि अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वही जो मैंने अभी आपको बताया। पर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट में अगले वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। और कुछ इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, इलेक्शन की इस प्रक्रिया में और क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्या बदलाव आने चाहिए जो इलेक्शंस को और ज्यादा मजबूत बनाए, उसको और ज्यादा रिलायबल बना दे। फिलहाल के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलूंगी के और इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगी। पिछले वीडियो का जो आपको लिंक है मैं आपको कमेंट्स में डाल देती हूँ, वो वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा उसको। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपना कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस देके जाइएगा, डेट और प्लेस कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो वो बता दीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।